हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीवी यादव, आपका बायो अध्यापक। बच्चों, पिछले टर्म पर हमने कायिक जनन के बारे में बताया था कि कायिक जनन प्राकृतिक होता है तथा कृत्रिम, दो प्रकार का होता है। और फिर उससे लाभ क्या होते हैं। आज पढ़ाया जाएगा पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो पहले हम लैंगिक जनन के बारे में जानें कि लैंगिक जनन में विशिष्ट जनन कोशिकाओं के संयोजन के द्वारा होता है। यानी लैंगिक जनन जो होता है वह विशिष्ट प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन द्वारा होता है। अर्थात इसमें विशिष्ट प्रजनन कोशिकाएं लिंग कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसे हम नर युग्मक तथा मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक जो होते हैं वो नर जनन अंग में बनते हैं और मादा युग्मक मादा जनन अंग में बनते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का जब संयोजन होता है तो उससे युग्मनस का निर्माण होता है। यह क्रिया निषेचन या फर्टिलाइजेशन कही जाती है। और युग्मनज, जो युग्मनज है, उसी में वृद्धि और विकास हो करके भ्रूण बनता है और भ्रूण से पूरा जीव बन जाता है। तो ये लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब लैंगिक प्रजनन में दो जनकों का होना आवश्यक होता है जो विपरीत लिंग वाले होते हैं, जैसे एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए भी नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है और इसके लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जनन अंगों में, जिससे ये युग्मक बनते हैं। और फिर इनके निषेचन से युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण बनता है और फिर भ्रूण विकसित होकर के इन पौधों में पूरा फिर बीज बनता है और उसके अंकुरण से फिर नए पौधे का जन्म होता है। पुष्पी पौधों में जनन के लिए विशिष्ट संरचना पुष्प पाई जाती है। आवृत बीजी पौधों में ये पौधों में जो पुष्प पाए जाते हैं उसमें नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। तो पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि पुष्प की संरचना कैसी होती है। तो पुष्प के मुख्य चार भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज यानी पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र होता है वह बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये हरे रंग की पत्तियों के समान संरचना होती है। एक एक को हम कहते हैं बाह्य दल और बाह्य दलों के समूह को हम कहते हैं क्या चीजें? बाह्य दलपुंज। बच्चों, आपने पुष्प देखा होगा, कोई भी गुड़हल का पुष्प है और उसकी जो डंठल है उसके ऊपर आप देखते हैं पत्ती जैसी छोटी छोटी संरचना रहती है। उसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दलों के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये कली अवस्था में पुष्प के भीतरी भागों की सुरक्षा करते हैं। अब इसके बाद
फिर जो दूसरा चक्र होता है वह कहलाता है दल पुंज, अंग्रेजी में कहते हैं करोला, यानी यह पुष्प का दूसरा घेरा है। और ये जिन्हें हम पंखुड़ी भी कहते हैं पुष्प की, ये रंगीन होती है और परागण क्रिया के लिए कीटों को ये आकर्षित करती हैं। और इसके एक भाग को दल कहते हैं और दलों के समूह को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। अब जब दलों के भीतर जननांग पाए जाते हैं तो पहले हम बता रहे हैं पुमंग के बारे में, यानी पुमंग पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसमें एक लंबा सा वृंत होता है जिसे पूतंतु कहते हैं और ऊपर पालिवत संरचना होती है जिसे हम परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश के अंदर पराग कण बनते हैं। और तीसरा है जो सबसे भीतर का भाग है उसे हम कहते हैं जायांग। जायांग स्त्री केसर यानी पुष्प का मादा जनन भाग होता है। इसकी इकाई को अंडक कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग वर्तिकाग्र, बीच का भाग वर्तिका तथा सबसे निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय में क्या बनते हैं? बीजांड बनते हैं। बच्चों इसको चित्र के माध्यम से आप देखें, ये आप कक्षा 6 में भी पढ़े हैं। पुष्प के भाग दिखाई दिया। पुष्प का जो सबसे नीचे का भाग है उसे पुष्प वृंत या पुष्प की डंठल कहा जाता है। फिर ऊपर की ओर आते हैं, बाह्य दल लिखा हुआ है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये हरे रंग के होते हैं। कली अवस्था में पुष्प के भीतरी भागों की सुरक्षा करते हैं। हरे होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। इसके बाद आप देखिए लिखा है दल, यानी रंगीन जो पंखुड़ियां होती हैं उनको हम कहते हैं दल। दलों के समूह को कहते हैं दलपुंज। और ये रंगीन होते हैं इसलिए परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। अब ये बच्चों इसके बाद बीच में जहां अंडाशय बनाया है इसके दोनों तरफ देखेंगे 3-3 ये पुंकेसर बनाए गए हैं। पुंकेसर ये पुष्प के नर जनन भाग होते हैं। क्या होते हैं? नर जनन भाग होते हैं। ये नीचे भी इसका चित्र बनाया गया, देखिए पुंकेसर का अलग चित्र भी बनाया गया पुष्प में से। तो पुंकेसर में ऊपर का जो भाग है पालिवत या लोब वाला भाग जो है उसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और परागकोश का सेक्शन नीचे काटा गया है, दिखाया गया है परागकण उसमें जो है। और जो धागे जैसा लंबा भाग है उसको कहते हैं पूतंतु। ये 6 पुंकेसर दिखाए गए हैं। बीच में जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है स्त्री केसर। क्या चीज है? स्त्री केसर है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, बीच का पतला भाग वर्तिका, नीचे का भाग अंडाशय चौड़ा वाला है और इसी में बीजांड बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप इधर चित्र देखें तो स्त्री केसर का अलग चित्र भी बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, नीचे का भाग अंडाशय और ये नीचे वृंत बना हुआ है। उस अंडाशय की भी अनुप्रस्थ काट का चित्र दिखाया गया है कि बीजांड ये बने हुए हैं उसके अंदर।
तो ये है बच्चों जो है पुष्प की संरचना और पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और कैसे कहां पर ये स्थित होते हैं। अब इसके बाद है परागण की क्रिया। तो अभी बताया गया कि पुष्प का नर जनन भाग जो होता है पुंकेसर होता है और पुंकेसर के ऊपरी भाग में परागकोश होता है और परागकोश के अंदर पराग कण बनते हैं। और स्त्री केसर में बताया गया सबसे ऊपर का भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। अब बच्चों जरा मैं पुष्प का दूसरी चीज और बता दूं थोड़ा कि पुष्प दो तरह के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें केवल एक ही तरह का जननांग पाया जाता है, या तो उसमें पुंकेसर पाया जाएगा या तो उसमें स्त्री केसर पाया जाएगा। पुष्प के और भाग पाए जाएंगे जैसे बाह्य दलपुंज है ये पाया जाएगा, लेकिन जननांगों में से केवल एक ही जननांग पुंकेसर अथवा स्त्री केसर पाया जाता है, तो उस पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे एक लिंगी पुष्प पपीता में होता है, ककड़ी है, कद्दू है, लौकी है, खीरा है, ये सभी एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। और द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। जैसे सरसों का पुष्प है, मटर का पुष्प है, चना का पुष्प है, गुड़हल है, गुलाब है, ये सभी द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब एक चीज और जाना जाए, जिस पौधे पर नर तथा मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं उसको उभय लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। उभय माने दोनों लिंग, यानी दोनों लिंग वाले, यानी पुष्प जिस पौधे पर पाए जाते हैं उसे उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। और जिस पौधे पर केवल एक ही तरह का पुष्प पाया जाता है, चाहे नर या मादा, उसे कहते हैं एक लिंगाश्रयी पौधा। यहाँ पौधे की बात है, जिस पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाएंगे वह पौधा उभय लिंगाश्रयी पौधा कहलाएगा। और जिस पौधे पर केवल एक ही नर या मादा पुष्प पाया जाएगा उसको एक लिंगाश्रयी पौधा कहा जाएगा, यानी एक लिंग वाला पुष्प पौधा। और ऐसा पौधा जिस पर दोनों लिंग वाले जो है पुष्प पाए जा रहे हैं। अब इसके बाद है परागण की बात कि परागण किसे कहा जाता है। तो किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर जब उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। यानी परागकोश कौन सा भाग है, नर जनन भाग है, वर्तिकाग्र मादा जनन भाग है। तो जब किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी जाति के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, या परागण दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का अर्थ होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह स्वपरागण कहलाता है।
या जब किसी एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागण कहलाता है। यानी या तो पुष्प एक ही हो, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, द्विलिंगी हो, और या तो पौधा एक ही हो लेकिन इस पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। पर परागण यानी दूसरा, जब एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। यानी यहाँ पर पौधे दो होंगे, वहां पर पौधा एक ही था। ये मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है चित्र के माध्यम से कि कैसे जो है स्वपरागण को आप समझेंगे और कैसे आप जो है पर परागण को समझेंगे। तो देखिए मैंने बनाया है दो पौधों को और उस पर लिख के दिखाया है कि स्वपरागण कैसे है और पर परागण कैसे। ये देखिए बच्चों, दिखाई दे रहा है? ये पौधा है एक तरफ का, देखिए स्वपरागण लिखा है दो जगह। एक ये लिखा है कि एक ही पुष्प से परागकण निकलकर उसी पुष्प के अंदर स्त्री केसर पर परागकण जा रहे हैं तो भी स्वपरागण है, या उसी पौधे के एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो यह भी स्वपरागण है। और फिर इधर देखेंगे ये पौधा जहां पर परागण लिखा है इसके पुष्प और स्वपरागण जहां लिखा है ये दूसरा पौधा है। तो इस पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प पर जा रहे हैं। दो जगह मैंने बनाया तीर के द्वारा, देखिए पौधे दो हो गए, एक पौधे के पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो ये पर परागण कहलाता है। पर परागण में दो पौधे होने चाहिए एक ही जात के, स्वपरागण में एक ही पौधा। ठीक है? अब इसके बाद है कि जब ये परागकण बच्चों स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद वहां पर परागकण जल और शर्करा का अवशोषण करके फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और जो परागकण की भीतरी दीवार होती है वह टूटती है और बाहर की ओर निकलती है, यानी एक नलिका बनाने लगती है। या हम इसे कहते हैं परागकण अंकुरित हो रहा है और अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाता है। तो पहले हम परागकण की संरचना को जान लें कि परागकण एक गोल संरचना है जो दो दीवार का बना हुआ है। बाहर की जो दीवार होती है वह स्पाइनी यानी थोड़ा कटीली होती है और भीतर की दीवार अंतः भित्ति जो होती है वह चिकनी होती है। यहां पर देखें, दिखाई दे रहा है परागकण, बाह्य भित्ति कांटेदार बनाई गई है टेढ़ी मेढ़ी, भीतर की अंतः भित्ति ये चिकनी बनाई है, उसके भीतर केंद्रक है। और जब ये
फूल जाता है शर्करा और पानी को, जल को अवशोषित करके तो इसका जो केंद्रक है बच्चों वह दो केंद्रकों में बंट जाता है, एक जनन केंद्र, दूसरा नलिका केंद्र। तो नलिका केंद्र के द्वारा पराग नलिका बनती है और जनन केंद्र के द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं। अब इस चित्र में आप देखें, यहां देखिए स्त्री केसर का बनाया गया है और इसमें परागकण ऊपर देखिए है जो फूल गया है और भीतरी भित्ति नलिका के रूप में बाहर निकल रही है। वर्तिका से होती हुई यह पराग नलिका अंडाशय में आती है और अंडाशय में आकर के बीजांड द्वार के पास जब पहुंचती है तो जो इसका जनन केंद्रक है वह डिवाइड होता है और दो नर युग्मक बन जाते हैं और यह नलिका एक प्रकार का द्रव पदार्थ स्रावित करती है जिससे जो भ्रूणकोश है उसकी दीवार गल जाती है और दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश के अंदर चले जाते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है। यह सत्य निषेचन कहा जाता है, यानी जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं और इससे भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरा जो केंद्रक है, जो दूसरा युग्मक है नर युग्मक दिखाया गया देखिए, वह द्वितीयक केंद्रक के पास पहुंचता है। द्वितीयक केंद्रक जो बच्चों होता है वह डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, यानी कि दो केंद्रक उसमें होते हैं और जब ये नर युग्मक जो है उससे मिलता है तो 3 न्यूक्लियस मिलते हैं, इसलिए त्रिसमेकन की क्रिया कही जाती है और इससे बाद में भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष। द्वितीय केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है और ऊपर है वो 3 सेल भ्रूणकोश में दिखाई गई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं इसको कहते हैं। चित्र दिखाई दे रहा है? तो ये पराग नलिका बढ़ करके वह बीजांड द्वार में प्रवेश करती है और दोनों नर युग्मकों को उसमें छोड़ देती है। चित्र दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो बच्चों ये बताया गया कि जो पराग कण है वह अंकुरित होकर के पराग नलिका लंबी बनाता है, जो वर्तिका से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है और बीजांड द्वार में प्रवेश करती है और दो नर युग्मकों को छोड़ देती है। तो एक नर युग्मक मादा युग्मक से संयोजन करता है, यह क्रिया निषेचन की कहलाती है। इससे भ्रूण का निर्माण होता है और दूसरा केंद्रक बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक है उससे संयोजन करता है। तो यह क्रिया त्रिसमेकन कहलाती है। यह भी एक तरह से क्या है? निषेचन है, यानी निषेचन ये दूसरी बार हो रहा है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन
या दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनने वाली संरचना होती है उसको हम कहते हैं भ्रूणपोष, भ्रूण का पोषण करने वाला। और यह भ्रूणकोश यानी कि भ्रूण का घर, ये दोनों में अंतर है। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन हो गया और ये इसके बाद है भ्रूण का निर्माण और किस चीज का हो गया, भ्रूणकोश का निर्माण हो गया। तो निषेचन के पश्चात अब क्या होगा कि बीज का निर्माण होगा, यानी निषेचन के बाद बीजांड के अंदर जुग्मनज से भ्रूण तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। बीजांडों का आकार क्या करता है, बढ़ने लगता है। उसके जो अध्यावरण होते हैं वो सख्त होकर के बीजावरण में परिवर्तित हो जाते हैं और बीजांड तथा बीजांड वृंत के मिलने के स्थान पर एक चिन्ह बन जाता है जो वृंतक कहलाता है। जो भोज्य पदार्थ है वह बीज पत्र में या भ्रूणकोश में एकत्रित हो जाता है। बीजांड के अंदर के जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो धीरे धीरे रुक जाती हैं और भ्रूण सुषुप्तावस्था में पहुंच जाता है और जो बीजांड है बाहर का आवरण वह कड़ा हो जाता है, सूखा, वह संरचना, सूखी संरचना, कड़ी संरचना बीज कहलाती है। तो और जो अंडाशय होती है वह निषेचन के पश्चात फूल करके फल बन जाती है और अंडाशय की जो भित्ति है वह फल भित्ति बनाती है। फल की 3 भित्ति होती है। बाहर की ओर जो होती है बाह्य फल भित्ति जिसे ईपीकार्प कहते हैं और मध्य वाली भित्ति मेसोकार्प और भीतर वाली अंतःफल भित्ति या एंडोकार्प कहलाता है। तो इस तरह से फलों की जो संरचना है हर फल की थोड़ा अलग अलग हो जाती है। नारियल का फल अलग, आम का फल अलग, ये या केला है वह अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये निषेचन से क्या बन गया, बीज बन गया और फल बन गया। बीज कौन बना, बीजांड से बीज बन जाता है और अंडाशय से फल बन जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन, ये क्वेश्चन आता है कि निषेचन के पश्चात पुष्प में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। बाह्य दलपुंज पुष्प के मुरझा कर गिर जाते हैं। कुछ हैं पौधे जिसमें रह जाते हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, रसभरी है। दलपुंज भी मुरझा कर गिर जाते हैं। पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र ये भी मुरझा जाती है। वर्तिका ये भी मुरझा जाती है। अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और जो अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनती है। द्वितीय केंद्रक से भ्रूणकोश बनता है और बीजावरण या अध्यावरण से बीजांड कवच बनता है और बीजांड वृंत बीज का वृंत बन जाता है। तो इस तरह से ये सारे परिवर्तन निषेचन के पश्चात हो जाते हैं। अब बीज जो होता है वह पहले प्रसुप्तावस्था में भ्रूण उसका होता है और परंतु जब उसे उचित वातावरण मिलता है, मौसम उसके अनुकूल होता है और उसे नमी व ऑक्सीजन आदि मिलती है, तब वह अंकुरित होता है और सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, फिर प्रांकुर निकलता है। मूलांकुर से या मूलांकुर वृद्धि करके जड़ बनाता है और प्रांकुर जो होता है वह तने का निर्माण करता है। तो इस तरह से यानी पुष्पी पौधों में प्रजनन की क्रिया पूरी होती है। अब बच्चों में इसमें एक चीज जो है, जो बीजांड की संरचना है उसको मैं थोड़ा अलग से फिर बना करके आपको समझा रहा हूं कि कैसी उसकी संरचना होती है।
कभी कभी पूछा जाता है बीजांड की अनुलंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। उस बीजांड को अभी निषेचन के समय स्त्री केसर वाले भाग में यहाँ पर दिखाया गया था। देखिए यहाँ पर बीच में जो है दिखाया गया, बीजांड लिखा है ना, दिखाया गया है इसमें। अब उसी का मैं अलग से चित्र बना करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये संरचना दिखाई दे रही है। इसको समझें कि क्या संरचना है। प्रत्येक बीजांड जो होता है वह अंडाशय की भीतरी दीवार से एक पतले वृंत द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है उसको हाइलम कहते हैं। दिखाई दे रहा है हाइलम कहां पर है, हाइलम या नाभिका कहते हैं। और बीजांड के अंदर का जो मुख्य भाग पूरा होता है इसे बीजांड काय कहते हैं। और इसके चारों ओर ये दो अध्यावरण हैं। देखिए नीचे अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, ये चारों तरफ से होता है। लेकिन नीचे की तरफ जगह छुटी हुई होती है, उसको बीजांड द्वार कहते हैं। और इस बीजांड के भीतर ये 8 कोशिकाओं वाली संरचना दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और बीच में यह ध्रुवीय केंद्रक होता है। और नीचे की ओर जिधर बीजांड द्वार है वहां पर 3 कोशिकाएं हैं। जो बीच में बड़ी कोशिका है उसे अंड कोशिका कहते हैं। और दो सहायक हैं छोटी, उनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और तीनों को मिलाकर अंड समुच्चय इसे कहा जाता है। तो ये बच्चों एक बीजांड की संरचना का चित्र है, ठीक है। तो इस तरह से आज पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का समाप्त होता है। और आगे वाले टर्न पर अब जंतुओं में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है उसको बताएंगे। और आज का क्लास समाप्त होता है बच्चों। गुड बाय, थैंक यू।